सभी बहुत प्यार से कहें ओम शांति। मुस्कुरा कर कहिए। सभी मुस्कुरा रहे हैं, बहुत अच्छा। उमंग उत्साह और जोश से कहिए। वाह जी वाह। चलिए नमस्ते। हाथ कौन जोड़ेगा माताएं? घर वाले हाथ जोड़ के कहिए नमस्ते। गुड इवनिंग। आपका इवनिंग गुड है गुड, वेरी गुड है। अच्छा, क्यों है वेरी गुड? अच्छा, क्या बात है। हिसार वाले सामने वाले को झूठ ही सही खुश भी करते हैं, आप सामने बैठे हैं। ये भी अच्छा है। चलिए, हमारा इवनिंग तो बहुत 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 गुड है, क्योंकि हम इतने सुंदर स्थान पर आए हैं और आप इतने सारे भाई बहनों को मिल रहे हैं। हम आपसे 3 दिन मिलेंगे और तीनों दिन कुछ अच्छी बातों के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है ना? मेरा आपसे एक निवेदन है, कुछ निवेदन है अगले 3 दिनों के लिए। पहला निवेदन है, मेरी कोई भी बात को स्वीकार नहीं करना। ठीक है? सुन लेना, स्वीकार नहीं करना। प्लीज डोंट एक्सेप्ट। ठीक है ना? क्यों मैं कह रहा हूं, उसके पीछे 2 कारण हैं। कारण नंबर 1, और वो ये है कि मुझे भारत के लोगों की मनोवृत्ति, इंडियन साइकोलॉजी या इंडियन साइकी मुझे अच्छी तरह पता है, क्योंकि मैं भी भारतीय ही हूँ। और मुझे भारत की लोगों की ये विशेषता बहुत अच्छी लगती है। सुनाओ भारत के लोगों की विशेषता, देखते आप कितने भारतीय हैं। वो जो विशेषता है उसका पहला आधा भाग मैं सुनाऊंगा, पीछे का आधा आप लोग सुनाना। और अगर आप लोग ने सही सुनाया, इसका मतलब आप संपूर्ण भारतीय हैं। ठीक है ना? देखते हैं आप कितने भारतीय हैं। शुरू करें? चैलेंज एक्सेप्टेड है। चलो, मेरी कोई भी बात को स्वीकार नहीं करना, क्योंकि हम भारत के लोगों की विशेषता होती है कि हम सुनते सब का हैं। अब जब करना अपना ही है तो मुझे क्यों बुलाया है? ये ये 3 दिन का कार्यक्रम का क्या अर्थ है, अब जब करना अपना ही है? अच्छा, माता जी कह रहे नहीं, आप बुरा मत मानिए, बेचारा गिरीश, इतना बुरा लगा उसको कि बुलाया क्यों। हम आपकी पूरी बात मान लेंगे, माता जी कह रही अच्छी माता है। ठीक है, जब अपनी ही करनी है तो फिर ये पूरा आयोजन जो है, इट इज, मतलब इसका ये व्यर्थ है, फिर इसका कोई अर्थ नहीं है। ठीक है ना? दूसरा, मेरी कोई भी बात को स्वीकार नहीं करना, क्योंकि मनुष्य की एक मनोवृत्ति होती है। ठीक है ना? एक माइंड सेट होता है, और वो ये है कि अगर दुकान में जाके 5 रुपए का पेन भी अगर खरीदना हो ना, 5 रुपए की कोई कीमत नहीं है आज के ज़माने में। माताओं के कमरे का सीबीआई रेड लगाएंगे तो अनेक स्थानों पर अनेक 5 रुपए के कॉइन मिलेंगे, जो हमारी माता को पता भी नहीं है कि यहाँ इतने सारे 5 रुपए। पर्स के इस कोने में, उधर कबर्ड में, ड्रॉवर में छोड़ दिया, चिल्लर मिला वहां रख दिया, फिर तो पता ही नहीं है जी 5 रुपए का कॉइन। 5 रुपए का कोई वैल्यू नहीं है आज। 5 रुपए का पेन भी अगर खरीदना हो ना स्टेशनरी की दुकान से, ऐसे ही खरीद के 5 रुपए दे करके जेब में पेन नहीं रखेंगे, लिख के जरूर देखेंगे काम कर रहा है कि नहीं। 5 रुपए के पेन को भी स्क्रूटनाइज किया जाता है, इवैल्यूएट किया जाता है, देखा जाता है कि काम कर रहा है या नहीं। और ये 3 दिन का कार्यक्रम तो
स्वास्थ्य कहो, समृद्धि कहो, खुशी का रहस्य, वो तो फिर बहुत गहरी बात हो गई। उसको भी तो थोड़ा स्क्रूटनाइज करना चाहिए ना। तो अगले 3 दिनों में आपको मेरी हर बात पर प्रश्न उठाना है, सोचना है, विचार करना है। क्या गिरीश भाई जो कह रहा है या ब्रह्मा कुमारी जो कहती है उससे फायदा है, काम करेगा, बेनिफिशियल है, वैल्यू एडिशन है, तो स्वीकार कर लीजिए, और अगर नहीं है छोड़ दीजिए। ठीक रहेगा। इसका एक और अर्थ है, इसका एक तात्पर्य ये है कि गिरीश जो कह रहा है वही सत्य है, वही करेक्ट है, ऐसा नहीं है। आपको तो उसको परखना, आपको तो देखना है। और अगर मेरी कोई भी बात ठीक ना लगे तो आप बड़े प्यार से मुझे रोक सकते हैं, टोक सकते हैं, और वही चर्चा है। इसका एक और तात्पर्य ये है कि मैं भी आपको स्क्रूटनाइज करूंगा, मैं भी आपसे बहुत सारे प्रश्न पूछूंगा, आपको भी बहुत सारी बातों को इवैल्यूएट मैं करूंगा। ठीक रहेगा। एक दूसरे से बातें करेंगे, आप भी मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं, मैं जवाब दूंगा, और मैं आपसे प्रश्न पूछूं तो आप भी जवाब दें। सही गलत के चक्कर में घबराना नहीं, जो ठीक लगे वो बताना, और फिर हम उसको देखेंगे कि इससे फायदा है या नहीं। अर्थात इन 3 दिनों में गिरीश भाई ही सब कुछ जानता है, गिरीश भाई ही को सब कुछ पता है, गिरीश भाई ही 27 साल और बहुत अनुभवी, और आपको कुछ नहीं पता, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो बस आपसे बातें करने आया हूँ, ठीक है ना। और वैसे भी कहते हैं जो छोटे होते हैं ना, वो बड़ों को ज्ञान नहीं देना चाहिए। मैं तो बहुत छोटा हूँ आपसे, आप बहुत बुजुर्ग और बहुत अनुभवी बैठे हैं, बस कुछ ही होंगे जो मुझसे कम उम्र के होंगे। छोटों को बड़ों को ज्ञान, छोटे बड़ों को ज्ञान दे सकते हैं, हाँ या ना? अच्छा, दे सकते हैं। जिनको लगता है छोटे बड़ों को ज्ञान दे सकते हैं, जरा हाथ ऊपर उठाइए। कितने अच्छे माता है, वाह, ये हमारा दिल खुश कर दिया। तो जब घर में आपसे छोटा बच्चा आपको कहता है मम्मी गुस्सा कितना करती हो, तब ज्ञान समझ में आता है। तब तो हम उसको बोलते तूने दिला लगाऊंगी खींच के, चुप बैठ, मस्त। ओहो, यहाँ पर तो हाँ हाँ हाँ, दे सकते हैं। और जब प्रैक्टिकल लाइफ में कोई छोटा हमको गलत और सही का ज्ञान देता है तो हमारा ईगो हट हो जाता है, हमारा अभिमान। आपके बारे में नहीं कह रहा हूँ, मुंबई की माताओं के बारे में कह रहा हूँ। हमारे हिसार की माताएं तो ऐसा करती ही नहीं है जी, 24 घंटे। अच्छी तरह ताली बजाइए। जी, ठीक है ना। तो हम सिर्फ चर्चा करेंगे, ठीक। बहन यहाँ जाइए, कम जगह है, ठीक है। शुरू करें। एक और छोटा सा निवेदन है, बहुत छोटा सा निवेदन है। वैसे तो हमारे मीठे प्यारे आदरणीय भाई जी को कहना था, मे भी उन्होंने कह दिया हो मेरे आने से पहले, मुझे नहीं पता। भाई साहब को कहना चाहिए था, भाइयों और बहनों, मीठे मीठे प्यारे भाइयों और बहनों, कृपया करके अपने डैश को डैश मोड में रखिए। क्या बात है जी, आप लोग बहुत जानकारी रखते हैं। तो निकालिए अपने अपने मोबाइल फोन और उसको साइलेंट मोड में करिए। ये तो भाई साहब को कहना था, उन्होंने नहीं कहा। मुझे ज़्यादा तकलीफ नहीं हुई, क्योंकि मुझे पता था फाइनली माइक मेरे पास ही आने वाला है। और अगर कोई वो बात भूल गए हैं तो मैं तो रिक्वेस्ट कर ही सकता हूँ, निवेदन कर ही सकता हूँ। तो मेरा आप सब मीठे प्यारे भाइयों और बहनों से एक अनुरोध है, करूं, करूं कि नहीं करूं? ठीक है।
अनुरोध ये है, कृपया करके अपने मोबाइल फोन को साइलेंट मोड में ना रखें। ठीक है ना? जब मैं ये कहता हूं ना तो पहली बार कई लोग मुझे घूर के देखते हैं और सोचते हैं टकलू तू हमारी जैसा है, हर कोई उल्टा ही करता है। जो बताया जाता है ना उसका उल्टा ही मनुष्य को करने में परम आनंद की अनुभूति होती है। टीचर क्लास में कहती है बात नहीं करना, और बच्चे को बात करने की इतनी तलब होती है ना, जैसे कि हार्ट अटैक आ जाएगा, बात नहीं करेगा। अच्छा, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, ऐसा क्यों कहा जाता है कि ऐसी सभाओं में मोबाइल फोन को साइलेंट रखिए, ऐसा क्यों कहा जाता है? हाँ, नहीं तो गलती से किसी व्यक्ति का मोबाइल बजता है, गलती से, हाँ, किसी ने ऐसा जानबूझकर किसी को डिस्टर्ब करने की का मंशा नहीं होता है, नोबडी डज इट डेलिबरेटली, ऐसा गलती से लगा कि मेरा मोबाइल फोन साइलेंट है और वो बजने लगा। तो जब हमारा मोबाइल फोन गलती से ऐसी सभाओं में बज जाता है, रिंग हो जाता है, तो फिर तो बाकी लोग क्या हो जाते हैं? डिस्टर्ब हो जाते हैं। एक छोटा सा इसमें करेक्शन है, अभी याद आ गया मुझे, बोलूं करेक्शन? हमारी भोली भोली मीठी मीठी प्यारी प्यारी माताओं का अगर मोबाइल फोन बजे तो भाई लोग बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होना, क्योंकि हमारी मीठी प्यारी भोली माताएं हैं भोली, लेकिन फोन यूज करती हैं स्मार्ट। है स्मार्टफोन, माताओं को उसमें सिर्फ दो ही बटन आता है, हरा वाला और लाल वाला, उसके अलावा उनको कुछ नहीं आता जी, साइलेंट वायलेंट क्या होता है। ठीक है। एक बार उत्तर प्रदेश में मैं क्लास करा रहा था, थोड़ा ग्राउंड में हम प्रोग्राम कर रहे थे, टेंट वेंट लगा के कर रहे थे, तो एक माता जी का फोन बजता था, और मजे की बात ये थी कि उनका रिंगटोन अलार्म जैसे बजता था। ठीक है ना, कि सोया हुआ मनुष्य नहीं, सॉरी, जागृत मनुष्य भी डबल जागृत हो जाए, इतना खतरनाक उनका रिंगटोन। वो जैसे ही बजता था, काफी वर्ष पहले की बात है, उस समय बटन होता था, स्मार्टफोन भी नहीं होता था, तो जैसे ही बजता था वो लाल वाला दबा देती थी। अब सामने वाला शायद अर्जेंट बात करना, फिर बजता था, लाल दबा देती, फिर बजता था, लाल दबा देती थी। तो कुछ लोग डिस्टर्ब हो रहे थे, तो उनका जो पोता था ना, उसको पता चल गया दादी का फोन बज रहा है, बार बार बज रहा है। वो भाइयों के साइड से गया दादी जी के पास और कहा, दादी जी, दादी माँ साइलेंट करना। तो दादी ने कहा वो क्या होता है? उनको बस लाल और हरा ही पता है। छोटू ने मोबाइल फोन ले लिया, और बच्चे तो बच्चे बहुत स्मार्ट होते, 2 मिनट उसने टिंग टिंग करके उसको साइलेंट मोड कर दिया। कमाल की बात ये नहीं था कि पोते ने दादी का फोन साइलेंट कर दिया, मजे की बात ये थी कि एक हफ्ते के बाद दादी घर वालों को कहती है, आजकल मुझे कोई फोन ही नहीं करता। देखा तो 50 मिस्ड कॉल है, क्योंकि जब बजेगा तो हरा दबाने का, बज ही नहीं रहा जी। ऐसी भाई लोग हमारी माताओं के लिए ताली बजाओ जोर से, ऐसी है मीठी प्यारी माताएं। ठीक है ना? तो मेरा आपसे अनुरोध है, वो तो भाई साहब को कहना चाहिए था मोबाइल को साइलेंट करो, गिरीश भाई तो कह रहा है नहीं करो, बजने दो। तो फिर मेरा आपसे एक अनुरोध है, मोबाइल को साइलेंट मत करिए अगले 5 मिनट के लिए। 7 बजे तक तो बहुत दूर की बात है, द नेक्स्ट 5 मिनट्स अपने मन को साइलेंट मोड में करिए। अब मेरा आपसे एक प्रश्न है, मोबाइल को साइलेंट करना आसान है या मन को साइलेंट करना आसान है? ये तो फिर गड़बड़ है जी। मनुष्य ने मोबाइल टेक्नोलॉजी, मनुष्य,
हमारे मन बुद्धि ने ही मोबाइल बनाया, इट्स अ ह्यूमन क्रिएशन। आज हालत ये है कि क्रिएशन मोबाइल क्रिएटर को डिस्टर्ब कर रहा है। मनुष्य ने मोबाइल को रचा और अभी जो रचना है वो रचयिता को डिस्टर्ब कर रहा है। हम लोग मान लीजिए यहाँ कितने लोग होंगे, ये सब मिला के 500 लोग होंगे कि उससे ज्यादा होंगे? ज्यादा होंगे, अच्छा 600 700 पकड़ लीजिए। 700 भाई बहनों में एक व्यक्ति का मोबाइल बजता है, मान लीजिए गलती से। आउट ऑफ 700 one person's mobile starts ringing। 699 लोगों का भी बजता है। अरे हम भी बज रहे जी, एक का तो सिर्फ मोबाइल ही बजा और हम बाकी भी बज रहे हैं यहाँ पर। मन को साइलेंट करना, और ये एक बहुत बड़ा कमी है आज की दुनिया में। स्वास्थ्य, समृद्धि और खुशी तब तक नहीं आ सकती है जब तक मन को साइलेंट करना नहीं है। मुझे याद आता है हैदराबाद में एक हॉस्पिटल है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, बहुत फेमस हॉस्पिटल है। उसका नाम है AIG हॉस्पिटल, एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी। बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, पेट की बीमारियों के लिए बहुत फेमस हॉस्पिटल है। वहाँ हम बहुत, इट्स अ कॉरपोरेट हॉस्पिटल। आप एंटर करोगे तो आपको लगेगा नहीं आप हॉस्पिटल में आए, ऐसा लगेगा जैसे एक होटल में आए हैं। एकदम बहुत ही सुंदर बनाया उन्होंने। तो वहाँ ऐसा ही एक ऑडिटोरियम है जहाँ पे प्रोग्राम उनके होते हैं। तो उनके सब डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिक्स, सर्जन, पूरे डॉक्टर कम्युनिटी बैठे हुए हैं। और हमने क्लास शुरू किया, तो जैसे ही मैंने बात करना शुरू किया तो किसी एक डॉक्टर का मोबाइल फोन गलती से बजा। तो उनके जो प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर थे ना, वो आए स्टेज पे, मुझसे माइक ले लिया और कहा, डॉक्टर बहुत गंभीरता से उन्होंने कहा, मुझे कोई डिस्टरबेंस नहीं चाहिए, निकालो अपना अपना मोबाइल फोन और साइलेंट करो। वी वांट पिन ड्रॉप साइलेंट, हमारा बिल्कुल अटेंशन गिरीश पे जाना चाहिए। अब मुझे माइक मिला तो जैसे मैंने आपको कहा, मैंने भी वहां कह दिया, ना ना ना, मोबाइल को साइलेंट मत करो, इसको साइलेंट कर दो जी, बजने दो जितना बज रहा है, हम तो डिस्टर्ब ही नहीं हो रहे। तो जब मैंने ये कहा तो एक बहुत सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट, एक बहुत ही वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ, उन्होंने हाथ ऊपर, मैंने तो पहले ही छुट्टी दे दिया, आप कभी भी मुझसे बात कर सकते हैं, रोक सकते, उन्होंने हाथ ऊपर उठाया। मैंने कहा बोलिए डॉक्टर साहब। उन्होंने कहा मैं सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। उन्होंने कहा मैंने हजारों ऑपरेशन किए। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। बोला मैं शरीर के अंग अंग को जानता हूँ। मैंने कहा और अच्छी बात है। वो बार बार यही कह रहे थे, मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ, मैं शरीर के हर भाग को जानता हूँ। मैंने कहा कहना क्या चाहते हो, अच्छी बात है। उन्होंने कहा मेरे पोते को भी पता है, जो दूसरी कक्षा में पढ़ता है, 6 साल का है, उसको भी पता है मोबाइल को साइलेंट कैसे करना। 3 सेकंड में वो मोबाइल को साइलेंट करता है। स्विच ऑन, ड्रॉप डाउन, साइलेंट, म्यूट, वाइब्रेटरी, डू नॉट डिस्टर्ब, फ्लाइट, कितने सारे मोड है मोबाइल को शांत करने का। प्रश्न पूछूं? यहां पर भी बहुत सारे मोड है। गुस्सा मोड, चिंता मोड, दुखी मोड, परेशान मोड, डर और भय मोड, इनसिक्योरिटी मोड, किसी और की साड़ी को देख करके जलन मोड। अरे जलने वाला इतना मजाक वाला टॉपिक कैसे हो? किसी को ज्यादा कोई प्यार करे, किसी को ज्यादा मार्क्स मिले, किसी को ज्यादा सफलता मिले, और हमारा जल रहा है। इरिटेशन मोड, फ्रस्ट्रेशन, हाँ या ना? तो वो डॉक्टर ने कहा, उन्होंने मुझसे प्रश्न पूछा, वो प्रश्न मैं आपको पूछना। डॉक्टर साहब ने मुझसे पूछा, मेरे पोते को भी पता है मोबाइल को कैसे साइलेंट करना है। मैंने कहा बिल्कुल करेक्ट। उन्होंने मुझसे पूछा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जवाब चाहिए मुझे। उन्होंने कहा गिरीश,
यहां कौन सा बटन दबाऊं जिससे मन साइलेंट हो जाए? कहाँ है सर? करेक्ट। सुनो अच्छी तरह, जानते हैं भाई साहब, लेकिन हम गुस्सा भी करते हैं। जानकारी है आत्मा को शांत करो, समस्या ये है कि आत्मा ही शांत नहीं रहती। हाँ बिल्कुल, एक्चुअली यस। भाई साहब को यहाँ बिठाइए, मैं वहां बैठता हूँ। अरे मजाक कर रहा हूँ दादाजी, ताली बजाइए भाई साहब की। सारा चक्कर ही तो ये है, मालूम है आत्मा शास्त्रों में लिखा हुआ है, लेकिन उसको समय समय पर बटन दबाना। उन्होंने मुझसे पूछा यहाँ दबाऊं कि यहाँ दबाऊं, लोगों को पता ही नहीं है जी। मोबाइल में इतने सारे बटन्स के प्रोविजन है, लाइफ में यहाँ पर, और डॉक्टर को तो एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, शरीर का हर चीज का पता है, आत्मा का पता नहीं है। ठीक है, तो आपसे अनुरोध है कि मोबाइल को भले किसी का बज भी जाए तो आपको क्या करना है? हाँ, शांत रहना है, और चाहे तो एक कदम आगे भी बढ़ जाना है। उनको कहना माता जी जरा रिंगटोन ब्लूटूथ से पास कर देना, हम भी लगा लेंगे इसे। ठीक है? लेकिन दुखी नहीं होना, परेशान नहीं होना। शुरू करें? चलिए। आध्यात्मिकता को समझना, जैसे आदरणीय भाई साहब ने कहा, आत्मा, आध्यात्मिकता को समझना बहुत जरूरी है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय एक आध्यात्मिक संस्था है, धार्मिक संस्था नहीं है। धर्म में और आध्यात्म में बहुत अंतर है। इतना धर्म है, भर भर के विभिन्न प्रकार के धर्म है, और धार्मिक लोग बढ़ते जा रहे, धर्म के कर्मकांड बढ़ते जा रहे, धार्मिक चैनल्स बढ़ते जा रहे, धर्म के मंदिर, मस्जिद, गिरजा घर में नंबर ऑफ पीपल विजिट करना, वो सब बढ़ते जा रहा है। लेकिन दुनिया का हाल तो थोड़ा सा नाजुक ही है। तो आजकल ऐसा पाया गया है कि आध्यात्मिकता की बहुत कमी है। धर्म ने हमेशा भेद क्रिएट किया। क्षमा चाहता हूं, लेकिन वास्तविकता तो यही है। आपका धर्म मेरा धर्म, आपका भगवान मेरा भगवान, इनका भगवान उनका भगवान। आप अपना भगवान छोड़ो, मेरे भगवान के पास आ जाओ, आपको मोक्ष, जन्नत, स्वर्ग सब मिल जाएगा। प्रॉब्लम वहां नहीं है, प्रॉब्लम कहीं और है। प्रश्न, आज से कुछ वर्ष पहले कोविड आया, वैश्विक महामारी आया, इट वॉज अ ग्लोबल फिनोमिना। प्रश्न, कोविड वायरस का धर्म क्या था? कि मैं एक प्रकार के धर्म और जाति और संप्रदाय के लोगों को प्रभावित नहीं करूंगा जी, ऐसा तो डिस्क्रिमिनेशन किया ही नहीं उसने, वो तो सभी को परेशान किया उसने। अच्छा, उससे बचने वाला कोविशील्ड या कोवैक्सीन जो था, उसका धर्म बता दीजिए कि मैं इस प्रकार के लोगों पर ही प्रभाव करूंगा, बाकी लोगों पर प्रभावशाली काम नहीं। अच्छा, और आगे बढ़ता हूं, क्रोध, गुस्सा, दुख, उसका धर्म बता दीजिए। वो तो सबके अंदर है जी। और समस्या ये है, विचार करने योग्य बात ये है, संसार में जितनी बुरी चीजें हैं ना, उसका कोई बंटवारा नहीं है, वो तो हम सबके पास है, भर भर के, यूनिवर्सल है। अच्छी चीजों का आपका, मेरा, मेरा तेरा, तेरा धर्म मेरा, फॉर ऑल द गुड थिंग्स वी हैव बाइफर्केशंस। तो ब्रह्मा कुमारी धार्मिक संस्था नहीं है, हम आध्यात्मिक बातें करते हैं। अगले 3 दिन गिरीश भाई सिर्फ आध्यात्मिक बातें करेगा, और अगर मैं धर्म की बात करूं, प्लीज खड़े होके कहिए नॉट इंटरेस्टेड, मैं तो इंटरेस्टेड नहीं हूं। ठीक है? अब हम जब आध्यात्मिकता की बात करते हैं, तो आध्यात्मिकता है क्या, वहां से शुरुआत करनी है।
और उसको लेकर के भी मनुष्य के मन में बहुत सारी भ्रांतियां हैं, टू मच गलत बातें हैं। आज मैं आपको 3 डेफिनेशन बताऊंगा आध्यात्मिकता की, 3 परिभाषा। पहली परिभाषा आध्यात्मिकता की, ठीक है ना, और आपको पूरी छूट है, आप बीच में खड़े होकर मुझे रोक सकते हैं, टोक सकते हैं, अपने विचार की अभिव्यक्ति कर सकते हैं। मैं राइट हूं, आप रॉन्ग है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम सब मिलके चर्चा कर कर इवॉल्व करेंगे चर्चा, ठीक है ना, और उसकी गहराई पर जाएंगे। आध्यात्मिकता आदि काल से, जब से मनुष्य ने होश संभाला है तब से लेकर अब तक मनुष्य का एक ही लक्ष्य रहा है जीवन में, और वो ये रहा है कि मानव जीवन आसान होना चाहिए, इजी होना चाहिए, कंफर्टेबल होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए। जिस कुर्सी में आप बैठे हैं आसान। कल परसों मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, मुझे थोड़ा सा दर्द होने लगा। मैं डॉक्टर के पास गया, उन्होंने कहा चिंता की कोई बात नहीं है, दवाई लिख के दिया, मैंने पेन किलर खाया, आधा ग्लास पानी पी लिया, आधा घंटे में मेरा सिर दर्द गायब। जिसने भी वो मेडिसिन बनाया है, जितना भी उसके पीछे का कार्य हुआ, वो व्यक्ति यहाँ मिल जाए ना, मैं उनके पाँव पड़ लूँ, थैंक यू भैया, आसान हो गया जी मेरा जीवन। माइक, अगर अगर ये माइक नहीं होता तो मुझे चिल्ला के बात करना पड़ता, आसान हो गया। जिसने भी इसको बनाया, माइक है, वायर है, स्टैंड है, एम्पलीफायर है, साउंड है, स्पीकर है, जो भी है, वो मिल जाए तो मैं तो साष्टांग नमस्कार कर लूँ, क्योंकि मेरा मैक्सिमम टाइम तो यही काम होता है। कैमरा, मोबाइल फोन, घड़ी, टेबल, कुर्सी, सीमेंट, बिजली, स्टील, जो जो आपको इन आंखों से दिखाई दे रहा है, मनुष्य ने जो जो अध्ययन किया, एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, फार्माकोलॉजी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, आजकल तो बच्चे नॉर्मल साइंस पढ़ते ही नहीं है, बिग डेटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ये सब पढ़ रहे हैं। मैं अभी कहाँ था, ये नहीं, हिसार के सिरसा के भी पहले, वहां से हम है ना, गांव है, गांव से कुछ 20 किलोमीटर दूर स्कूल में गए, प्राइवेट स्कूल। प्रिंसिपल डायरेक्टर सर के कैबिन में बैठा था, 6 स्टैंडर्ड का किताब रखा था, पता है मैंने आज तक एक टेक्स्ट बुक नहीं देखी, 6 स्टैंडर्ड के बच्चे को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पढ़ाया जा रहा है, 6वीं कक्षा। क्या तरक्की कर रहा है मनुष्य। सोने दीजिए। प्रश्न, इतना तो हमने कर लिया मानव जीवन को आसान करने के लिए। प्रश्न सोच समझ के सही उत्तर दीजिएगा, मुझे खुश मत करिएगा। क्या आज मानव जीवन आसान है या थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है? अच्छा, टू मच कॉम्प्लिकेटेड। गड़बड़ कहाँ है जी? हम तो चांद में भी पहुंच गए, उतर भी गए, सॉरी उतार भी दिया, आगे भी कर लेंगे। कुछ तो गड़बड़ है। एक चीज की बहुत ज्यादा कमी है, और वो कमी ये है कि मनुष्य ने बाहर, एक्सटर्नली बहुत तरक्की कर लिया, एक जगह पिछड़ गए। इनर टेक्नोलॉजी का पता नहीं है। बाहर तो इतने सारे बटन है, इधर का तो बटन ही नहीं पता। 6वीं कक्षा छोड़िए सर, 4 साल के एमबीबीएस प्रोग्राम में आत्मा का नॉलेज नहीं है। 4 साल के इंजीनियरिंग के प्रोग्राम में नहीं है। बच्चों को नहीं पढ़ाते हमें आत्मा। अब आत्मा डायरेक्टली ना भी पढ़ाए तो भी चल जाएगा, लेकिन इंपॉर्टेंट बात तो वो मन, बुद्धि, संस्कार, विचारधारा। आध्यात्मिकता की पहली परिभाषा, आसान होना चाहिए लाइफ, संबंध आसान हो, सोच आसान हो, दृष्टिकोण आसान हो, दृढ़ता आसानी से आ जाए, शांति आसानी से आ जाए,
एक दूसरे से प्रेम सम्मान आसानी से आ जाए। क्यों प्यार करे, उन्होंने तो कितना मुझे कुछ। भाई साहब आत्मा आ ही नहीं रही है कि प्यार वाली स्थिति, एंड इट इज सो डिफिकल्ट। बटन दबाओ एसी, बटन दबाओ गर्मी, बटन दबाओ शांति, बटन दबाओ मन स्टॉप, बटन दबाओ मन जिस दिशा में भेजना है वहीं जाए, ना इधर जाए ना उधर जाए। मैंने बटन दबा दिया, हे मन, मैंने बटन दबा दिया, बाहर 45 डिग्री टेम्परेचर है, बटन दबाया, रूम के अंदर 20 डिग्री है, तो आपको ठंडी लगने लगा, मतलब यू विल फील कंफर्टेबल। क्या कमाल है जी एसी का। ऐसे ही बटन दबा दो, हे मन, कल तक जो हुआ, अच्छा हुआ बुरा हुआ बहुत तकलीफ वाला हुआ, नहीं जाना वहां पर। ये तो जा रहा है जी। आप बटन दबाओ 20 डिग्री का और वो गर्म हवा फेंके, तो फिर एसी का क्या मतलब है। तो अंदर का टेक्नोलॉजी आसान तो है नहीं है, वो तो भर भर के कॉम्प्लिकेटेड है, मेरे ही नियंत्रण पे नहीं है। उदाहरण देता हूं, क्या आपका हाथ आपका सुनता है। ऐसे घूर के ना देखिए, आपको देखकर मुझे टेंशन हो रहा है। क्या आपका हाथ और पांव आपका सुनता है, हाँ या ना। अच्छा ठीक है। कुछ लोग बोल रहे सुनता है नहीं सुनता है, पता नहीं, तू जो प्रश्न पूछ रहा है वो बहुत खतरनाक है। ऐसा कोई प्रश्न होता है कि हाथ पांव सुनता है। कुछ माताओं को तो लग रहा है जैसे इसका ये भी खाली है अंदर भी खाली लग रहा है, ऐसे बेहुदा सवाल पूछ रहा है। हाथ पैर सुनता है क्या, अरे बच्चे सुनते हैं, पति सुनता है, माता सुनती है, वो पूछो तो समझ में आता है। हाथ पैर सुनता है, आज तक तो हमने सुना नहीं। जिनको लगता है हाथ और पैर आपका सदा सुनता है, हाथ ऊपर उठाइए। ठीक है। जिनको लगता है नहीं सुनता वो जरा हाथ ऊपर उठाइए। ठीक है। जिन्होंने अभी तक हाथ नहीं ऊपर उठाया है, कृपया हाथ ऊपर उठाएं और बताएं आप कौन सी कैटेगरी में आते हो, पहले ये बता दो। अच्छा ये अच्छा है। ठीक है, तीसरा कैटेगरी सबसे खतरनाक है। हमको क्या पता, हम आए आपसे सुनने के लिए है, आप बताओ जी हमारा सुनता है कि नहीं सुनता। आई मीन हाउ डू आई टेल यू। ठीक है। अच्छा, उदाहरण अब आपको स्पष्ट हो जाएगा। कभी कभी ना प्रश्न ही इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है कि सामने वाले को समझ में नहीं आता उत्तर क्या दें। मान लीजिए यहाँ ग्लास का, पानी का ग्लास रखा हुआ और मुझे प्यास लग रही है, आपको प्यास लग रही है, तो गिरीश भाई पानी का ग्लास उठा करके पानी पिएगा। ऐसा कभी हुआ आपको प्यास लग रही है, डाइनिंग टेबल में पानी से भरा ग्लास रखा है और आप पानी का ग्लास उठाने के लिए गए और आपका हाथ आपको कहता जा आज स्ट्राइक पर हूं, नहीं उठाऊंगा, बुखार लगता नहीं। ऐसा होगा। अब बताइए क्या आपका, अब मान लो मुझे यहाँ से किचन में जाना है खाना बनाने के लिए, चल के जाना पड़ेगा। आपका पाँव बोले माता जी स्ट्राइक पर नहीं जाऊंगी, करो तुमको जो करना, हमेशा तुम मेरे को काम करवाती हो, कितना दर्द हो रहा है तुमको पता नहीं है, मैं नहीं काम करती। ऐसे तो नहीं होगा ना। अब बताइए क्या आपका हाथ और पाँव आपका सदा सुनता है। हाँ। टकलू, हमारा प्रॉब्लम नहीं था, तुम्हारा प्रश्न ही स्पष्ट नहीं था, कितना कंफ्यूजन वाला प्रश्न पूछा। ताली किसके लिए बजा रहे हैं, ये भाई लोग इतने अच्छे हैं ना। चलिए ठीक है। एक ही कंडीशन में, मेडिकल कंडीशन में हाथ और पांव नहीं सुनेगा, कौन सा कंडीशन है वो। हाँ, नहीं क्रोध नहीं, मतलब मेडिकल पैरालिसिस में। तो गिरीश भाई के लेफ्ट हेमिस्फीयर ऑफ द ब्रेन में अगर स्ट्रोक हो जाए, डिपेंड करता है कितना डैमेज है उसके आधार से मेरा राइट साइड में लकवा, जिसको हम कहते हैं पैरालिसिस, हो सकता है, हाँ या ना। ठीक। अगर घर में किसी को पैरालिसिस हो जाए, भगवान ना करे, तो घर वाले उसकी कितनी मदद करेंगे। उनको बाथरूम भी मान लो चलने में खाने में तकलीफ है, तो एक हाथ से कितना करेगा व्यक्ति। तो घर के जो बाकी सदस्य हैं उनको नहलाना खिलाना पिलाना, एक्सरसाइज कराना, डॉक्टर के पास, क्यों, क्योंकि हमको उनसे स्नेह है।
हम उनके शुभ चिंतक हैं, हमको उनको ठीक करना है, हमको उनके प्रति ध्यान है और हम उनको मदद करते हैं। और कई लोग ठीक भी हो जाते हैं, कुछ लोगों को समय भी लगता है, डिपेंड करता है भाई डैमेज कितना है। करेक्ट। तीसरा प्रश्न, अब सोच समझ के जवाब दीजिएगा। अभी तो हम सब नॉर्मल हैं, हमको सिर भी नहीं दर्द कर रहा है। अगर मैं नॉर्मल हूं इसका मतलब हाथ और पांव मेरा सदा सुनता है। यस। ओके। प्रश्न नंबर 3, क्या मेरा मन मेरा सदा सुनता है? तो बुरा मत मानिए, लकवा मारा है। अब ताली क्यों नहीं बजा रहे हो? पहले तो मेरे लिए तो इतना ताली बजाया, ठीक नहीं ताली ना बजाए। इस बीमार मन जो मेरी सुनता नहीं है, जानता हूं, माताएं बहुत ध्यान से सुनिएगा, जानता हूं सिगरेट पीना बुरा है लेकिन पीता हूं। क्या मतलब जी ऐसे जानकारी का? मालूम है गुस्सा करना बुरा है, परेशान होना ठीक नहीं है, नेगेटिव सोचना ठीक नहीं है, लेकिन सोचता हूं। आप अपनी गाड़ी चला रहे हो, 4 व्हीलर चला रहे हो, 2 व्हीलर चला रहे हो, आपको पता है यहाँ पर स्पीड ब्रेकर है, स्कूल है, तो आप ब्रेक लगाओगे और ब्रेक लगे ही ना, ऐसा गाड़ी चलाओगे? आप तो मौत का गाड़ी लेके चला रहे हो, किसी को भी टक्कर मार सकते हो, बिकॉज द ब्रेक इज नॉट वर्किंग। मेरे मन का ब्रेक इज नॉट वर्किंग, मैं बोलूं मन को ना, वो सुनता ही नहीं है। सिगरेट रखा, यहाँ शराब रखा है, यहाँ पानी रखा है, और मेरे में बुद्धि है कि क्या सही है क्या गलत है, और मैं शराब के ग्लास को हाथ लगाने जा रहा हूँ, बुद्धि बोलता नहीं गिरीश ये अच्छा चीज नहीं है, बुरा है, तुमको इसकी आदत लग जाएगी ना, छोड़। अरे आई हैव द चॉइस, हाथ सुन रहा है, बुद्धि मान रहा है। मन अच्छे संस्कार बुरे संस्कार को मान ही नहीं रहा जी। क्या आपको और मुझे नहीं प्रतीत होता है, नहीं समझ में आ रहा है कि इसकी शिक्षा की बहुत कमी है? इसका तो हम शिक्षा ही नहीं दे रहे हैं जी, उसका तो बता रहे हैं बस। तो मुझे भी तो पता है ना गुस्सा करना बुरा है, लेकिन हम गुस्सा, जोर से बोलिए, सच क्या कॉन्फिडेंस है? तो क्या मतलब उस बच्चे को बोल करके तेरे को इतनी अक्ल नहीं है, तेरे को इतनी अक्ल नहीं है, तो शराब के नशे में पागल हो रहा है? तो अपने आप से पूछो हमारा अक्ल कहाँ है जी, हमारी बुद्धि कहाँ गई जी? हम भी गुस्सा कर रहे हैं, हम भी नेगेटिव सोच रहे हैं, हम भी दुखी हो रहे हैं, हम भी परेशान हो रहे हैं, उससे भी चेंज कर लो। घर में बाबूजी को स्ट्रोक हुआ, हम कितने मददगार बनेंगे, कितना हेल्प करेंगे? प्रश्न, इस दुखी मन, पीड़ित मन, असहाय मन, कमजोर मन को थोड़ा मदद करो, थोड़ा उसको सपोर्ट करो। वो भी नहीं पता, ये ही अज्ञानता है। ज्ञान अर्थात समझ, जैसे भाई साहब ने कहा, आत्मा के बारे में उसका अध्ययन करने से धीरे धीरे हो जाएगा। लेकिन पढ़ना तो, पहले ही दिन साइकिल में बैठ के साइकिल चलाना शुरू किया क्या किसी ने? अरे पापा पीछे बैठकर साइकिल पकड़ते थे, आप बोल चला मैं पकड़ता हूं तो चिंता नहीं कर। ऐसे ही आत्मा का पप्पा आपको पकड़ने के लिए तैयार है। गिरीश भाई नहीं पकड़ेगा, क्योंकि गिरीश भाई भी सीख ही रहा है जी साइकिल चलाना। पापा को पकड़िए, आत्मा के पापा के साथ अपना, वो आपको साइकिल चलाना सिखाएगा, वो आपको मन को चलाना सिखाएगा, सही चलाना सिखाएगा, उसके हर कंट्रोल को चलाना सिखाएगा। आध्यात्मिकता का गुह्य अंडरस्टैंडिंग है अपने मन को सही दिशा और सही प्रकार से चलाना। इसीलिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय किसका विद्यालय है? इसका विद्यालय। इंजीनियरिंग का विद्यालय अलग है, मेडिकल का विद्यालय अलग है, लॉ का अलग है, जहां जो जो बनना चाहे बन जाएगी। इसके मालिक बनने का विद्यालय। तो पहला डेफिनेशन, आध्यात्मिकता माना बाहर भी आसान, भीतर भी आसान। दूसरी परिभाषा, आसान परिभाषा आध्यात्मिकता की, अच्छा बने, गुड।
पहला है आसान, दूसरा है गुड, इजी एंड गुड। गुड भी कॉम्प्लिकेटेड है, प्रॉब्लम ही है। जो आपके लिए गुड है वो मेरे लिए बैड है, जो मेरे लिए गुड है वो आपके लिए बैड है। हर व्यक्ति का गुड और बैड अलग अलग है। कितना कॉम्प्लिकेशन है जी। होना तो आसान चाहिए। उदाहरण देता हूं विशेष माताओं का। हमारी माता जी यहां से गई, घर गई, सिंपल उदाहरण। घर गए, कमरे घर के अंदर दरवाजे से गए, देखा बच्चा मस्त कुर्सी में बैठा है, दोनों टांगे फैला करके छोटा भीम देख रहा है, टीवी देख रहा है। हमारी माता जी तो यहाँ से सब सुन कर गई, बहुत प्यार से उसको कहा बेटा टीवी बंद करके पढ़ाई कर ले, जब से मैं घर से निकली हूँ तूने किताब को हाथ नहीं लगाया, और अभी परीक्षा शुरू होने वाली। प्रश्न, प्यार से जब बच्चों को कहते हैं तो बच्चा सुनता है या नहीं सुनता? हाँ जी, सुनता है प्यार से कहते हैं तो। वो सच बोल रही है झूठ बोल रही पता नहीं, और अगर सुनता है प्यार से तो आप बहुत महान माता है। बाय एंड लार्ज अगर मैं थोड़ा लोगों को पूछूं तो मैक्सिमम बच्चे नहीं सुनते। आपके बच्चों के बारे में नहीं बात कर रहा हूं, मुंबई के बच्चों के बारे में कह रहा हूं। मम्मी ने एक बार प्यार से कहा, दो बार प्यार से कहा, तीन बार कहा, आपके बारे में नहीं कह रहा हूं। अच्छा, पहला प्रश्न, प्यार से जब किसी को भी कहते हो, सिर्फ बच्चे ही नहीं, एनी अदर पर्सन, जब प्यार से कहते हैं तो सामने वाला क्यों नहीं सुनता? अब जब नहीं सुना तभी तो मम्मी को गुस्सा करना पड़ रहा है। प्यार से सुन लेते तो गुस्सा ही नहीं करना पड़ता। पहला प्रश्न, प्यार से जब बच्चों को कहते हैं तो क्यों नहीं सुनते हैं? मैं आपको बताता हूं। मैं एक बार गुजरात में प्रोग्राम कर रहा था, एक माता जी ने कहा मैं बताती हूँ गिरीश भाई। मैंने कहा बताइए। उन्होंने कहा ऐसे नहीं बताऊंगी, माइक दो मुझे। उनको माइक दिया गया, बुलंद आवाज में पूरे पब्लिक को उन्होंने सुनाया। उन्होंने कहा जब मैं अपने बेटे को प्यार से कुछ करने के लिए कहती हूं तो वो बिल्कुल भी नहीं करता, वो बिल्कुल भी, माता का पूरा दर्द समाया हुआ था। ठीक है ना? मैंने कहा वही पूछ रहा हूं क्यों नहीं करता? माता जी ने कहा क्योंकि वो बाप पे गया है। मैंने कहा युद्ध करा दो यहां पर, हम शांति की बात कर रहे हैं। भारत में बच्चा गोल्ड मेडल कमा के लाए तो मां कहती है मेरा बेटा। अच्छा डीएनए आरएनए तो मम्मी का ही ट्रांसफर हुआ है जी, उसको बायोलॉजिकल, और हर खुरापाती कंट्रीब्यूशन तो पप्पा का ही है। मैंने कहा ये भी अच्छा है, क्योंकि शायद उनके हस्बैंड भी नहीं सुनते होंगे, बस तुम्हारे पे गया हुआ, सुनता तो है नहीं। मजाक कर रहा हूँ, डोंट टेक इट सीरियसली, ठीक है? अब बच्चा तो नहीं सुन रहा, तो मम्मी ने एक बार प्यार से कहा, दो बार, क्योंकि गिरीश भाई का और ओम शांति का क्लास भी अटेंड कर, आधा घंटा, 2 दिन के बाद उसकी परीक्षा है। प्यार से समझाया, सहन करके समझाया, पेशेंटली समझाया। वो नहीं पढ़ेगा तो वो फेल हो जाएगा, उसकी जिंदगी खराब हो जाएगी। अब माता जी ने गुस्सा किया। प्रश्न, सोच समझ के जवाब दीजिएगा, कोई भी गलत नहीं है, कोई भी सही नहीं है, वी आर जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। मम्मी ने फिर आधा घंटे के बाद गुस्सा किया बच्चे के ऊपर, अच्छी मां है या नहीं? इज दिस मदर अ गुड मदर? आध्यात्मिकता का दूसरा परिभाषा है गुड। जिनको लगता है अच्छी मां है हाथ ऊपर उठाइए। ओके, कुछ लोग तो मैं अकेली, किसी ने हाथ नहीं उठाया, छोड़ो जी। जिस स्पीड में उठाया ऐसे ऐसे आप लोग बहुत अच्छे हैं, माता है कितनी स्मार्ट है। अरे डरिए नहीं, जो है उसको
अच्छा, जिनको लगता है अच्छी माँ नहीं है वो हाथ ऊपर उठाइए। हाँ, कुछ दिलेर पति हैं वो ही उठा रहे क्योंकि इनको रात के खाने की चिंता ही नहीं है, ठीक है। बाकी बोल रहे टकलू तुम तो चले जाओगे, घर में हमको इनके साथ ही रहना है, अगर संबंध अच्छा बना के नहीं रखा तो फिर रात को भूखे ही सोना पड़ेगा। बहुत अच्छी है, ठीक है ना। अच्छा, जिन्होंने कहा अच्छी माँ है, क्यों अच्छी है? अच्छा मैं बताता हूँ। अच्छी माँ इसीलिए क्योंकि सर उसका जीवन खराब, उसको गलत और सही की ज्ञान देना तो माँ का फर्ज है। आई अंडरस्टैंड, गुस्सा करने का तो अधिकार नहीं है। अच्छा छोड़िए, कोई भी मेडिकल डॉक्टर को आप पूछिए, फॉर एनी वैलिड रीजन, किसी की भलाई के लिए, किसी के कल्याण के लिए, किसी के अच्छाई के लिए, अगेंस्ट इनजस्टिस, अन्याय के विरुद्ध, किसी भी बौद्धिक दृष्टि से आपको लगता है सही वजह से भी अगर मनुष्य क्रोध करता है, गुस्सा करता है, प्रश्न मेडिकल डॉक्टर को पूछो, जो व्यक्ति किसी भी अच्छे कारणों वश क्रोध करता है उसका बॉडी केमिस्ट्री नॉर्मल होता है या डिस्टर्ब हो जाता है? अब मेरा आपसे प्रश्न, आप अपने शरीर को डिस्टर्ब करके किसी और का कल्याण, ये कहाँ का ज्ञान है, ये कहाँ की सोच है? गुड, गुड को समझना भी थोड़ा सा जरूरी है। गुड का अर्थ है, अच्छा का अर्थ है सामने वाले के लिए भी आप अच्छे हो। आज मनुष्य पता है क्या करता है, गलत को गलत तरीके से सही करने का प्रयास कर। और इंग्लिश में कहावत है, यू कैनॉट मेक अ रॉन्ग राइट बाय बीइंग रॉन्ग। गलत को सही बनाना गलत तरीके से कभी भी सही नहीं करना। यू कैन ओनली मेक अ रॉन्ग राइट बाय बीइंग रॉन्ग। वो निराकार पप्पा पिता हमको सही, खुद सही तरीके से गिरीश रॉन्ग को सही बनाने का प्रयास, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। उदाहरण दूं, आज सुबह मैं स्कूल में टीचर्स को बता रहा था, मुझे ना छोटे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं, प्लीज मुझे मिलाना, ठीक है ना। आपके घर में छोटे छोटे होंगे ना, चिल्लर पार्टी, चिंटू पिंटू मिंटू रिंटू, तो मुझे मिलाना, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। पता है क्यों अच्छे लगते हैं? क्योंकि वो दिखावा नहीं करते, नेचुरल होते हैं। एक बार मेरी क्लास में बैठे, सामने बैठा था छोटू, मम्मी को बार बार कहता मम्मी चलना, मम्मी चलना, मम्मी चलना। तो मम्मी ने बोला अंकल देख कितना अच्छा बात कर रहे हैं, सुन। तो छोटू बोलता तू सुन, मेरे को नहीं सुनना है, और मेरे को मजा ही नहीं आ रहा। और कई बड़े लोग, अंदर हालत गंभीर है, टाइम लेट, विद ड्यू रिस्पेक्ट, होगा उनको मेरे प्रति थोड़ा सम्मान होगा, उठ के कैसे चले जाए, वो छोटू मम्मी चलना, तू सुन, मैं चाहता हूँ। वो नेचुरल होते हैं। उनके मन में ना तो वो गिरीश से इंप्रेस हो रहा है, ना उसके मन में गिरीश को इंसल्ट करने का भाव है, वो नेचुरल है। आप समझ रहे हैं? वैसा आध्यात्मिकता में भी नेचुरल। आपको लगता है मेरे उठ के, आपके उठ के जाने से गिरीश को बुरा लग जाएगा, तो फिर आनंद से सुनो। वो ना, यू नीड टू बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपका बॉडी केमिस्ट्री डिस्टर्ब हो रहा है क्योंकि आप दोखलेपन में जी रहे हैं। एनीवे, मुझे छोटे बच्चे अच्छे लगते हैं। तो मैं कोई स्कूल में प्रोग्राम कर रहा था, प्रोग्राम हॉल में जा रहा था, तो वहाँ प्राइमरी सेक्शन था, जाते जाते वो इतने छोटे छोटे इतने प्यारे बच्चे होते ना, मैं उनके क्लास में एंटर कर गया, और मेरे पीछे पीछे प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, उनके डायरेक्टर, वो भी पीछे पीछे आ गए। तो जैसे ही मैंने क्लास में एंटर किया, छोटे बच्चे थोड़ा मस्ती करते, इतने शांति से नहीं बैठते, चंचल होते हैं। जैसे ही हम एंटर किया तो उनके टीचर ने हमको देख लिया, टीचर ने डस्टर उठाया, वो होता ना ब्लैक बोर्ड साफ, डस्टर उठाया, टेबल था, मेंटेन साइलेंस। एक छोटी बच्ची थी, फर्स्ट रो में बैठी थी, वो उसने मैडम को कहा मैडम धीरे बोलिए ना।
पता है हम बड़ों की समस्या क्या है? हम शांति की स्थापना शांति का परम डेफिनेशन ये है कि यू आर एट ईज, डोंट शाउट। अब मेरा आपसे प्रश्न है, वो छोटे बच्चे ने क्या समझा कि टीचर हमको सिखा रही है बुलंद आवाज को उससे ज्यादा आवाज में बोल करके शांति स्थापन करो। हो गया दुनिया का कल्याण, हो गया घर घर का कल्याण। यू कैनॉट मेक अ रॉन्ग राइट बाय बीइंग रॉन्ग। गलत को गलत तरीके से सही कभी नहीं किया जा सकता है, संभव ही नहीं है। वो पप्पा सही तरीके से सही चीज को सही करने का शक्ति और ज्ञान इज इक्वल टू आध्यात्मिकता। स्वयं के पहले मैं शांत रह करके ही अशांति को शांति। हम ही अशांत है जी, हम ही भड़क रहे हैं, हम ही इम्पेशेंट हो रहे हैं। ठीक है, तो दूसरी परिभाषा गुड, शरीर के लिए, हार्ट के लिए, किडनी के लिए, ब्लड के प्रेशर के लिए, फिर दूसरों के साथ भी अच्छी। तीसरी और अंतिम परिभाषा आज के लिए, बाकी हम कल चर्चा करेंगे। अगले 2 दिन में मैं ये 3 बातों को नहीं छोड़ूंगा, आपको भी नहीं छोड़ना। इसके इर्द गिर्द ही हम पूरे चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। तीसरा अंतिम और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आध्यात्मिकता माना सत्य, ट्रुथ। दुख, अशांति, क्रोध का आधार ही असत्यता। कैसे, वो मैं आपको बता देता हूं। सत्य के आधार पर जीवन जीने से आसानी से गुण बना जा सकता है। झूठा जीवन के आधार से आसानी से हम गलत कर रहे हैं। आधार सत्यता, आध्यात्मिकता माना ट्रुथ। सत्यता को सत्य सिद्ध होने के लिए 2 कंडीशन जरूरी है, मिनिमम 2 कंडीशन। आगे और भी कंडीशन हो सकती है। कोई व्यक्ति सत्य हो, कोई कंसेप्ट सत्य हो, कोई आइडिया सत्य हो, कोई बात सत्य हो। सच बोलो नहीं, सच बोलना तो बहुत दूर की बात है, सत्य के आधार पर जीवन जी। आपको मैं सत्य का एक दूसरा एक वर्जन सुनाता हूं, ठीक है। हम एक बार लखनऊ में 12वीं कक्षा के बच्चों का क्लास करा रहे थे। 2-3 स्कूल के बच्चों को उन्होंने इकट्ठा कर दिया, एक बड़े से ऑडिटोरियम में बिठा दिया। करीब 1000 बच्चे थे और विषय था मन की बात। ये कोविड के बाद की बात बता रहा हूं। तो मैंने दीदी को पूछा, दीदी ये मन की बात आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो करते हैं वैसा कुछ करना है क्या? तो मैं मन के बारे में कुछ बताऊं? दीदी ने कहा ना 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 ना, बच्चे अपने मन की बात पूछेंगे, आपको जवाब देना है। मैंने कहा तो चलो आसान है जी, मुझको कुछ प्रिपेयर भी नहीं करना है। देन वो तो इम्प्रॉम्प्टू हो जाता है, पता नहीं ना बच्चे क्या प्रश्न पूछे। और बच्चों को मेरे बारे में बहुत जानकारी दी गई थी कि ये इंटरनेशनल फैकल्टी है, काउंसलर हैं, पॉजिटिव साइकोलॉजिस्ट है, इमोशनल इंटेलिजेंस एक्सपर्ट है, जो जो बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए उनको 1-2 यूट्यूब के लिंक भी दे दिया था। और मैं तो थोड़ा मस्ती करता हूँ तो बच्चों को पसंद भी आ गया था, और बच्चों ने भर भर के सवाल पूछा। मतलब ऐसे कुछ अपने बात को पकड़ के नहीं रखा, जो मन में आया पूछा। मैं आपको बस एक प्रश्न बताता हूँ जो एक बच्चे ने मुझसे पूछा, और मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, मुझे मत बताइएगा, खुद को जानकारी दीजिएगा। अगर आप मेरे स्थान पे होते तो क्या उत्तर देते? 1000 बच्चे हैं, टीचर्स हैं, कुछ पेरेंट्स भी थे। अगर आपको कोई ये प्रश्न पूछता तो आप भरी सभा में क्या जवाब देते? सोचना, बोलना नहीं, ठीक है। मैं तो बताऊंगा मैंने क्या जवाब दिया। मैं सही हूं, आप गलत है, ऐसा कुछ नहीं है, बट यू शुड ऑल्सो थिंक अबाउट अ प्रोबेबल रिस्पॉन्स, ठीक है। पता है एक बच्चे ने क्या पूछा? 12वीं कक्षा के लड़के ने मुझसे पूछा, अंकल झूठ बोलना चाहिए या नहीं? मुझे मत बताइएगा, आप सोचिए आप क्या उत्तर देते, अपने पास ही रखिए। थैंक्स टू ब्रह्मा कुमारी, थैंक्स टू सत्य ज्ञान,
मैंने उस बच्चे को कहा, 12वीं कक्षा का बच्चा माना, लगभग 16-17 साल का, ठीक है। मैंने उस बच्चे को कहा, बेटा अभी तक डिसाइड नहीं कर पाए? 17 साल की उम्र में अभी भी कंफ्यूजन चालू है? कब डिसाइड करोगे कि सच बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए? मैंने कहा उत्तर तुम्हें निर्णय करना है, मैं नहीं बताऊंगा। यू हैव टू डिसाइड वेदर यू हैव टू बी ट्रूथफुल और नॉट। और ये नहीं कहना 12वीं कक्षा में आकर के अभी भी नहीं पता सच बोलना है कि झूठ बोलना है। तो क्या कर लिया 16 साल तक? कितने टीचर्स, कितने बड़े, कितने धर्मगुरु, कितने शास्त्र, सबने आपको सही गलत का परिचय दिया और अभी भी कंफ्यूज हो। और तुमको एक टकलू गिरिश चाहिए टू कंफर्म। मैंने कहा मैं उत्तर नहीं देता, तुम्हें डिसाइड करना है। हाँ, मैं ये जरूर बता दूंगा कि तुमने प्रश्न क्यों पूछा। वो शायद बच्चे ने अपने मन में मेरे बारे में सोचा, टकलू एक तो तू सीधे सीधे जवाब नहीं दे रहा है, ऊपर से तू मुझे बता रहा है कि प्रश्न क्यों पूछ। ए भगवान, तुम तो 2 कदम कॉम्प्लिकेटेड हो। बोला बोलो अंकल क्यों मैंने प्रश्न पूछा। बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैंने कहा बेटा, तुम अपने कमी कमजोरी को, झूठ बोलने के संस्कार को मुझसे सर्टिफाई कराना चाहते थे और चाहते थे कि मैं बोल दूं कि किसी की भलाई के लिए बोला गया झूठ झूठ नहीं है, वो पुण्य के खाते में। अगर मैं ये बोल देता था तो तुम बोलते वाह परमिशन ग्रांटेड। फेल हो गया हूं, मम्मी पूछ रही है रिजल्ट मिला क्या? किसी की भलाई के लिए बोला गया झूठ झूठ नहीं है, वो तो पुण्य के खाते में अभी नहीं मिला। क्योंकि मुझे पता है अगर बोल दूंगा तो मम्मी 2-4 सुना देगी। हो। और अगर मैं कहता नो, एब्सोल्यूट नो, नहीं बोलना चाहिए, तो दुखी होता, धारण नहीं करता कि अंकल ने बोला है कभी झूठ नहीं बोलने का। तुम किसी और व्यक्ति का इंतजार करते जो तुम्हारी कमी कमजोरी को सर्टिफाई करता। और कल आपने टीवी में सलमान खान को देख लिया मूवी में, उसने एक डायलॉग बोल दिया, किसी की भलाई के लिए बोला गया। जो फिल्मी डायलॉग तो बहुत अच्छे होते हैं जी, वो झूठ नहीं, वो सच के खाते में आ जाते हैं। वो बोलेगा टकलू तू जा तेल लेने के लिए। सलमान खान वाह ग्रांटेड परमिशन। प्रश्न पूछूं, मनुष्य अपनी कमी कमजोरी को दूसरों के आधार से जस्टिफाई करता है। आप भी तो झूठ बोलते हो ना, दुनिया में भी तो सब उल्टा चल रहा है ना, दुनिया में भी कितना अन्याय और अत्याचार है ना, तो मुझे काय आप बोल रहे हो, उनको बोलो पहले। ओहो, ये तो अच्छा है जी। सच। अगर मैं आपसे पूछूं किसी 2 व्यक्ति के बीच में, वो माता पिता बच्चे हो सकते हैं, हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, वो 2 मित्र भी हो सकते हैं, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से झूठ क्यों बोलता है? झूठ का आधार क्या है? वेरी करेक्ट, झूठ का आधार है डर। प्लीज समझिए, अच्छी माँ, अच्छा पिता, अच्छा टीचर हूं कि सामने वाला आपसे झूठ बोल रहा है, इसका मतलब आपका उसके साथ का संबंध का आधार डर है। अच्छे कहां से हो गए? अच्छे कहां हुए? और अगर उसको आपसे डर नहीं है कि मम्मी दुखी भी नहीं होगी, मम्मी परेशान भी नहीं होगी, मम्मी क्रोधित भी नहीं होगी, मम्मी इरिटेटेड भी नहीं होगी अगर मैं कहूं मम्मी मैं फेल होकर आया हूं, क्योंकि मैं नहीं देख सकता ना माँ को परेशान, मैं नहीं देख सकता ना मम्मी दुखी हो रही है, क्योंकि मुझे भी तो प्यार है माँ से। अब बताइए जी, इतना कॉम्प्लिकेटेड दुनिया, कहाँ है आसान, कहाँ है अच्छा, और कहाँ है सत्य? सत्य को सत्य होने के लिए 2 चीजें होना बहुत जरूरी है। पहला, सत्य सदा होता है, ऑलवेज। अगले 2 दिनों में मैं ये ऑलवेज को नहीं छोड़ूंगा। इसके आधार पर जीवन अच्छा और आसान ऑटोमेटिकली होगा। दूसरा, सत्य को सत्य होने के लिए दूसरा कंडीशन है, सबके लिए समान। सत्य एक होता है कि 2 होता है? क्या बात है। और यहां तो भर भर के अनेक सत्य हैं।
पति और पत्नी का घर में किसी बात को लेकर डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन है, एंड दैट एस्केलेट्स इनटू आर्ग्यूमेंट, एंड आर्ग्यूमेंट एस्केलेट्स इनटू शियर फाइट। तू मैं हो गया जी पति पत्नी के बीच में। और पति पता है मुझको आके क्या कहता है, मैं राइट, मैं ट्रुथ, मैं सही। मैंने कहा ठीक है जी। कमाल की बात है कि पत्नी कहती है मैं राइट। मैं आपके घर रहा हूं यहां हिसार में, आपने मुझे चाय पिलाया, माता जी को मुझसे बहुत स्नेह है, माता जी ने एक चम्मच शक्कर, प्यार की मीठी चम्मच शक्कर, भाई ने कहा नहीं आप हमारे घर आए, इनका प्यार, दूसरा चम्मच शक्कर, गिरीश भाई का चाय तो डबल मीठा हो गया, 2 चम्मच शक्कर, पति भी सत्य पत्नी भी सत्य तो डबल सत्य। और घर का हाल बेहाल है जी, टू ट्रुथ। एक सत्य से ही दुनिया अच्छी हो जाएगी, यहां तो दोनों सत्य है और महायुद्ध छिड़ा हुआ है दोनों में। कहां है जी आसान, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा। और ऐसे ऐसे लोगों को हैंडल कर करके मेरा हाल ये हो गया। भाई साहब ऐसे नहीं हंसते किसी के दुख पे, ठीक है? अरे हंसिए प्लीज, मैं तो चाहते ही हो आप हंसो। आध्यात्मिकता माना द ड्रॉप ऑफ अ हैट, बिना किसी कारण के मुस्कुराइए, ऐसे ही होना चाहिए जी। एनीवे, सत्य, समान और सदा। बोलिए, सत्य, समान और सदा। ये 2 बातें मैं नहीं छोड़ूंगा, आपको भी छोड़ने नहीं दूंगा। उदाहरण देता हूं, देखो मनुष्य कितना कॉम्प्लिकेटेड है जी। उदाहरण दूं, ये मेरे पास पेन है, सिंपल सा पेन है। इस पेन को मैं अगर ऊपर फेंकता हूं तो पेन क्या हुआ, नीचे आ गया। माताओं को फिजिक्स ज्यादा पता है, इस साइड वालों को तो साइंस का कुछ लेना ही देना नहीं। बताइए पेन नीचे क्यों आया, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, ठीक है ना? गुरुत्वाकर्षण, ठीक है। आप भी पेन को ऊपर फेंकेंगे तो पेन ऊपर जाएगा क्या, फैंटास्टिक, नीचे आएगा, ठीक है। प्रश्न, गुरुत्वाकर्षण को किसने बनाया, ग्रेविटी को किसने बनाया? हाँ जी, इटर्नल है, अच्छा, मतलब सदा है। अरे सदा है तो कहीं से तो शुरुआत हुआ होगा ना, तो किसने बनाया? ऐसे घूर के ना देखिए, अगर नहीं भी आता है तो मुस्कुरा के बैठे, क्योंकि मुस्कुराना बहुत जरूरी है। किसी ने कहा प्रकृति ने बनाया, तो प्रकृति के 5 तत्व, पृथ्वी आकाश अग्नि जल वायु, उसको किसने बनाया? हाँ ये ठीक है जी। माता जी बोली टकलू मुझे पता है तुम कहाँ जाने वाले हो, तो सीधे एंड पॉइंट पे आ गए, तुम घूम फिरा कर भगवान जी पर ही आने वाले हो। और मैंने जब पूछा ना गुरुत्वाकर्षण किसने बनाया, तो माता जी ने सीधे भगवान जी को व्हाट्सअप किया, बोला किसने बनाया जल्दी बताओ। भगवान जी ने इनको मैसेज भेजा, मैंने बनाया, इनको बता दो। कॉन्फिडेंस तो देखो, परमात्मा ने बनाया है। भाइयों और बहनों, मुझे नहीं पता किसने बनाया है, आपको ज्यादा पता है, मुझे तो नहीं पता। लेकिन मुझे एक चीज 100% पता है, और मैं बहुत क्लियर हूं, वैसे भी क्लियर ही हूं, मेरे को कोई कंफ्यूजन नहीं है। पता है क्या, मुझे पता है संपूर्ण जानकारी, मैंने नहीं बनाया। अब किसने बनाया वो नहीं पता, लेकिन मैंने तो नहीं बनाया जी। मैंने नहीं बनाया इसका मतलब आपने भी नहीं बनाया है। आपने नहीं बनाया है इसका मतलब मनुष्य बुद्धि की रचना नहीं है। मनुष्य ने पेन बना लिया है, मोबाइल बना लिया, माइक बना लिया, कुर्सी बना लिया। गुरुत्वाकर्षण इज नॉट अ ह्यूमन इंटेलेक्चुअल क्रिएशन, वो हमारे परे है। करेक्ट? किसने बनाया है छोटू, हमें नहीं पता, मैंने तो नहीं बनाया। करेक्ट? अच्छा, बहुत ध्यान से सुनिएगा और मुझे मदद करिएगा, ठीक है? गुरुत्वाकर्षण सत्य है, सदा। गिरीश भाई का जब जन्म हुआ और गिरीश की जब मृत्यु होगी, औसतन आयु मनुष्य की ज्यादा से ज्यादा 100 वर्ष पकड़ लो, 100 वर्ष भी ज्यादा है। 100 वर्ष की मनुष्य की आयु
और गुरुत्वाकर्षण अर्थात पृथ्वी हर चीज को खींचता है, मास है, एक लिमिट तक हर चीज को खींचता है, वही है प्रकृति। पृथ्वी की आयु और गिरीश भाई की आयु को देखा जाए तो क्या हम कह सकते हैं गुरुत्वाकर्षण सदा है? इतनी छोटी मनुष्य की आयु और पृथ्वी की तो इतनी लंबी। जन्म के समय में भी गुरुत्वाकर्षण, मृत्यु के समय, अनेक लोगों के जन्म और अनेक लोगों के मृत्यु के टाइम पर भी गुरुत्वाकर्षण काम करता था। ठीक लग रहा है आपको? सदा, सबके लिए समान। महिलाओं के लिए भी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, पुरुषों के लिए भी उतना, अमेरिका वालों के लिए भी उतना, भारत, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अमीर, गरीब, सबके लिए। आप ध्यान से नहीं चलोगे तो गिरोगे, कोई दूसरा व्यक्ति ध्यान से नहीं चलेगा और नहीं गिरेगा, ऐसा नहीं हो सकता। सब पर प्रभावित करेगा। आपको अच्छा लगता है गुरुत्वाकर्षण, बुरा लगता है, पसंद है, नापसंद, उससे कोई सरोकार नहीं। इट विल वर्क ऑन यू, करेक्ट, राइट? अब मैं आपको मुझे मदद करना है। गिरीश भाई को गुरुत्वाकर्षण पसंद नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं परेशान हूं, दुखी हूं, अशांत हूं, मेरी रात की नींद उड़ी हुई है, मेरा बीपी चढ़ा हुआ है, मैं एंजाइटी की दवाई खा रहा हूं। आप लोग, जैसा आपका चेहरा बता रहा है, आप लोग, तेरे को क्या प्रॉब्लम है? उदाहरण दे देता हूं, समस्या क्या है मुझे जवाब चाहिए, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। गिरीश भाई, एक बार जहीराबाद करके एक डिस्ट्रिक्ट है तेलंगाना में, वहां पे महिंद्रा एंड महिंद्रा का इंटरनेशनल ट्रैक्टर्स डिवीजन का प्लांट है। वो ट्रैक्टर बनाती है, लेकिन भारत के किसानों के लिए नहीं बनाती, विदेश। उसका टायर का साइज अलग है, उसका कैबिन अलग है, उसमें एसी है। आप देखेंगे ना, आपको भारत का ट्रैक्टर जैसे ही नहीं लगता है, अलग ही प्रकार का ट्रैक्टर। वहां हम कार्यक्रम कर रहे थे, उनका मिडिल एंड टॉप लेवल मैनेजमेंट का 2 दिन का लीडरशिप वर्कशॉप कर रहे थे। मुझे माउंट आबू से फोन आया कि आपको कल माउंट आबू आना है, शाम के 2 ऐसे क्लास कराने। मैंने कहा मैं नहीं आ सकता हूँ, क्योंकि तीसरे दिन मुझे पटना में फेडरेशन ऑफ गायनाकोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, स्त्री रोग विशेषज्ञ, ठीक है ना, उनका क्लास कराना है, उनका हमारा कॉन्फ्रेंस है। और पता है, हम स्त्री रोग विशेषज्ञ, गायनाकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्ट्रिशियंस, उनको क्या क्लास कराते हैं? एक गर्भवती महिला जब डॉक्टर के पास आती है तो डॉक्टर उसको लिख के देती है आयरन टैबलेट, कैल्शियम टैबलेट, फॉलिक एसिड टैबलेट, शरीर और बच्चा और मम्मी का हेल्थ स्वस्थ ठीक रहे। एक डॉक्टर गर्भवती महिला को खुशी का टैबलेट, शांति का टैबलेट, वो तुम्हारा प्रॉब्लम है जी, हम सिर्फ शरीर को ही हैंडल करेंगे, ये तुम हैंडल कर लो। और देखो आज हालत क्या है, ADHD, डिसलेक्सिया, स्लो लर्नर्स। पता है क्यों? क्योंकि अगर अभिमन्यु मां के गर्भ में रहकर चक्रव्यूह भेद ना जान सकता है बिना शिक्षा दिए, अर्जुन सुभद्रा को बता रहा था कि भाई चक्रव्यूह कैसे भेदना है, और जब बाहर कैसे निकलने की बात कर रहा था तो सुभद्रा मैडम सो गई। अर्थात जो गर्भवती महिला गर्भ धारण करके जो देखेगी, सुनेगी, सूंघेगी, खाएगी, फील करेगी, वो सब छोटू को प्रोग्रामिंग होगा। अभिमन्यु को गर्भ के दौरान अर्जुन की हर बात उसको सुनाई देती है। हमने करीब 15 साल रिसर्च किया मुंबई में, डॉक्टर्स के टीम के साथ, ब्रह्मा कुमारी एंड डॉक्टर्स, साइंटिफिक रिसर्च स्टडी किया। और 9 महीने के बाद वो बच्चा, डिलीवरी के बाद, नंबर 1 चाइल्ड बर्थ आउटकम, सिजेरियन ऑपरेशन, सी सेक्शन नहीं करना पड़ा, नेचुरल डिलीवरी आज नहीं होता है। WHO का वो है, क्या नाम है, क्राइटेरिया है, हर राष्ट्र में गर्भवती महिला जब बच्चे को डिलीवरी करे तो इतना परसेंटेज ही, क्या बोलते, ऑपरेशन से होना चाहिए। अगर भारत में संख्या 17% ही है, 100 गर्भवती महिलाओं में सिर्फ 17 महिलाएं ही ऑपरेशन कराना चाहिए, और भारत में पता है कितना है? 50 से ज्यादा परसेंटेज है ही नहीं है वो, ना मन की शक्ति ना तन की शक्ति। WHO के स्टैंडर्ड से हम बहुत दूर हैं।
और सबसे अच्छी बात, बच्चा पैदा होने के बाद जब हम गर्भ संस्कार का प्रोग्राम करते हैं उसको हम कहते हैं सुपर मॉम सुपर बेबी प्रोजेक्ट। आप जैसा बच्चा डिजाइन करना चाहें वैसा संभव हो सकता है। अगर डिजाइनर चप्पल चाहिए, मुझे डिजाइनर ज्वेलरी चाहिए, डिजाइनर घर चाहिए, डिजाइनर कपड़े चाहिए, तो डिजाइनर बच्चे, आई शुडंट से डिजाइनर बच्चे, कौन से संस्कार आप देना चाहते हो। लेकिन दुख की बात है, आज भारत की पढ़ी लिखी गर्भवती महिला गर्भ धारण करके, क्योंकि सासरी कभी बहू थी, घर घर की कहानी, नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी, ये सब जा रहा है जी यहाँ से। छोटू पैदा होते ही साथ हाइपर हो जाएगा, 1 मिनट शांति से नहीं बैठेगा, क्योंकि आपने उसको वैसा फीड दिया। ये ज्ञान कौन देगा। तो हमारा गायनाकोलॉजिस्ट का प्रोग्राम था, मैंने कहा मैं नहीं आ सकता हूँ। माउंट आबू वालों ने कहा अब भी रात को निकलो, आज पहुंचो, शाम तक पहुंचो, कल हम आपको रातों रात पहुंचा देंगे अहमदाबाद, और अहमदाबाद से आपकी फ्लाइट, आप पहुंच जाओगे। वर्केबल था मेरे लिए, लेकिन थोड़ा टाइट था। मैंने कहा ठीक है। मैं रात के, बहुत ध्यान से सुनिएगा, मुझे जवाब चाहिए, मैं रात के 1 बजे जहीराबाद से निकला, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद आया, सुबह 5 बजे फ्लाइट पकड़कर मैं अहमदाबाद उतरा, वहाँ ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र में नाश्ता किया, 5, साढ़े 5, 6 घंटा ट्रैवल करके मैं माउंट आबू ज्ञान सरोवर पहुंचा। शाम के 4 बजे का क्लास, खाना खाया, 4 बजे का क्लास, 6 बजे का क्लास, 8 बजे वापस डिनर किया, फिर वापस 2 बजे मैं वापस अहमदाबाद पहुंचा, रात के 2 बजे। 2 रात मैं सोया नहीं हूँ, थका हुआ हूँ, नींद नहीं हुआ है। और तीसरा दिन सुबह मेरी 7 बजे की फ्लाइट है पटना के लिए। 2 बजे मैं सोया, मैंने अलार्म सेट किया और मुझे थोड़ा लग रहा था पता नहीं उठ पाऊंगा नहीं उठ पाऊंगा, और जैसा मैंने सोचा वैसे ही हुआ। जब मेरी नींद खुली तो मेरे पास 15 मिनट बचे थे, मतलब मैं 5:45, 1 घंटा पहले तो पहुंचना पड़ता ना एयरपोर्ट में चेक इन करने के। हे भगवान, स्नान भी करना है। मैं बेड से कूदा, बाथरूम में गया, जल्दी जल्दी स्नान करने के चक्कर में पता नहीं क्या हुआ, मैं बाथरूम में फिसल गया और धड़ाम करके मैं गिरा, और मुझे बहुत जोर से चोट लगी कंधे पे। प्रश्न पूछूं? कंधे के चोट के दर्द का कारण कौन? भाई साहब, आपको तो भावना की कोई कद्र नहीं है। पता है बैठ के क्या बोल रहे, तू ही कारण है। एक तो मैं दर्द भरी कहानी सुना रहा हूँ और ये पूरा दोष मेरे सर पे डाल रहा है। गिरीश भाई, थोड़ा तो मानवीय मूल्य, करुणा, दया का भी एक्सप्रेशन करिए। प्लीज बताइए, मेरे दर्द का, गिरने के, चोट के दर्द का कारण कौन? माता जी, अगर तू जल्दीबाजी कर रहा था, सोया नहीं था। चलो मैं आपको बता देता हूं, मैं 2 रात सोया नहीं हूं, सत्य है। देर से उठा, सत्य है। टायर्ड था, सत्य है। जल्दी जल्दी स्नान करने गया, सत्य है। हड़बड़ी में पता नहीं क्या हुआ, बाथरूम के फर्श में पानी गिरने से उसकी चिकनाहट बढ़ गई, सत्य है। ध्यान नहीं दिया, सत्य है। फिसला, सत्य है। गिरा क्यों? अगर गुरुत्वाकर्षण नहीं होता था, ऐसे हवा में लौटता था, ये सब भी होता था, लेकिन धड़ाम करके नहीं गिरता था, फिर चोट नहीं लगती थी। अब बताइए, मेरे दुख, दर्द, चिंता, पीड़ा, बीपी, नींद खराब होने का कारण, जोर से बोलो। ये बोले ऐसा नहीं बोलेंगे, हम सच ही बोलेंगे। तू ही कारण है, तू ही कारण है। माताएं बिल्कुल अच्छी, भाई लोग बहुत अच्छे, तुरंत हाँ मान लेते, गुरुत्वाकर्षण की कारण। ठीक है, अच्छा दूसरा कारण बता देता हूँ। आप में से कोई मुंबई आए हैं? आप लोग बॉम्बे, हाथ ऊपर उठाइए जो जो बॉम्बे आए हैं, मुंबई। अच्छा, बहुत कम लोग हैं। आपको आज के दिन सादर निमंत्रण है, आप आइए, मैं आपका स्वागत करूंगा और पूरा मुंबई दर्शन कराऊंगा, ठीक है ना। और विशेष मुंबई में एक चीज तो जरूर करवाऊंगा, और वो है मुंबई के लोकल ट्रेन के सफर भी कराऊंगा। हिंदी का सफर नहीं, अंग्रेजी का सफर, SUFFER। मुंबई के लोकल ट्रेन की विशेषता होती है,
उसमें बिल्कुल भीड़ नहीं होता है, ठीक है ना, बिल्कुल खाली होता है। 15 रुपए में आने और जाने का रिटर्न टिकट लेकर फायदा ये होता है, हम उसमें अगर सफर करें 15 रुपए के टिकट में फुल बॉडी मसाज हो जाता है। हमारे भाई साहब मेरा मसाज कर रहे थे आज, और ऐसे ऐसे जगह पर मसाज होता है जो आप कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। एक बार मैं ट्रैवल कर रहा था तो मुझे बोलना पड़ता है पीछे वाले, भैया थोड़ा ऊपर, हाँ अब ठीक जगह पे मसाज कर रहे हो आप गलत L4 L5 को कर रहे हो, मेरा L5 S1 में प्रॉब्लम है, ठीक है ना। आप मुंबई आए, बहुत भीड़ होती है, वो उतरने चढ़ने में धक्का मुक्की होती है। मैं उतर रहा था तो किसी का कंधा था, सिर था, क्या मेरे चश्मे में लगा, मेरे दोनों हाथ में बैग था, चश्मा मेरे मुख से निकला, नीचे गिरा, कई लोग उस पर चढ़ गए। 5,000 रुपए के चश्मे का नुकसान का कारण कौन? अरे माताएं बहुत अच्छी है, ताली बजाओ इनके लिए, समझती हैं, थोड़ा वक्त लगता है। टू गुड। अब मेरा आपसे प्रश्न है, 10 मिनट और लूंगा। मेरी समस्या का कारण गुरुत्वाकर्षण, समाधान बताइए। हाँ जी, क्या बात है छोटू, तुम पढ़ाई करो, कमाओ और खर्चा निकालो, और मैं तो इसमें जाना भी नहीं चाहता हूँ। सुनीता विलियम फंस गई है लौटने के चक्कर में, उससे अच्छा थोड़ा सा दर्द सहन कर लो जी। ये कितना स्मार्ट बच्चा है, क्या नाम है बेटा? गौतम। ये गौतम बच्चे के लिए ताली बजाओ, एटलीस्ट बातें तो कर रहा है ना, वेरी गुड, ऐसे ही रहना बेटा। चलो मैं एक बार अपना अनुभव सुनाता हूँ। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, जैसे आप बैठे हैं ना, हिसार के प्रबुद्ध जन बैठे हैं, ऐसे पूरे डॉक्टर्स बैठे हुए थे, ठीक है ना। तो मैंने उनसे पूछा, भाई मेरा प्रॉब्लम गुरुत्वाकर्षण है, मेरा तो बीपी चढ़ा हुआ, रात को नींद नहीं आता है। तो एक भाई साहब ने हाथ ऊपर उठाया, बोला गिरीश जी समाधान मेरे पास है। एक मैडम ने भी हाथ ऊपर उठाया। मैंने कहा कितना अच्छा है जी, मेरा परमानेंट सॉल्यूशन आज मिल जाएगा। मैंने वो डॉक्टर सर को कहा, मैंने कहा सर अपना नाम बताइए और बताइए किस चीज के आप डॉक्टर हैं। तो उन्होंने कहा मैं हड्डी रोग विशेषज्ञ हूँ, और मेरी जो स्पेशलाइजेशन है, मैं घुटना चेंज करता हूँ, टोटल नी रिप्लेसमेंट। मैंने कहा सर जिंदगी में कई बार बदन दर्द किया है, पेट दर्द किया, सिर दर्द किया, आज तक किस्मत का खेल देखिए घुटना का भी दर्द नहीं किया मेरा। बताइए सर मेरा प्रॉब्लम ग्रेविटी से है, समाधान बताइए। उन्होंने कहा गिरीश मैं तुम्हारे दोनों घुटने फ्री में चेंज कर देता हूं। मैंने कहा घुटने का चेंज कर दे, मेरे को तो ग्रेविटी से प्रॉब्लम है। उन्होंने कहा आपकी बातें सुन के ऐसा लगता है जैसे कि तुम्हारा दिमाग घुटने पे आ गया, और मैं दोनों चेंज कर देता हूं। क्या बकवास कर रहे हो, गुरुत्वाकर्षण से प्रॉब्लम? मैंने कहा डॉक्टर साहब गलती से भी नहीं आऊंगा आपके पास। मैंने मैडम को देखा, मैंने कहा मैडम आप थोड़ी ठीक लग रहे, पहले ये बताइए किस चीज के डॉक्टर है आप? तो उन्होंने कहा मैं मनोरोग चिकित्सक हूं। मुझे लगा आप सही जगह पे पहुंच गए। मैंने कहा मैडम समाधान बता दीजिए। उन्होंने कहा 2 दवाई खानी पड़ेगी। मैंने कहा बीमारी ज्यादा है क्या, एक दवाई से नहीं ठीक होगा? बोला नहीं, एक दवाई खाइए, असर ना करे तो दूसरा ले लीजिए, यू हैव प्लान बी इन केस प्लान ए डजंट वर्क। मैंने कहा बताइए पहला दवाई। पता है उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा भर्ती हो जाओ। कहां पे भर्ती हो जाओ? आप लोग बिल्कुल अच्छे हैं, सामने बैठ के बोल रहे पागल खाने। मैंने कहा मैडम पागल खाने, वो मेरा घुटना चेंज कर रहे हैं, आप मुझे मेंटल हॉस्पिटल एडमिट कर रहे हैं। दूसरा दवाई बताइए। मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आया। पता है उन्होंने क्या कहा दूसरा दवाई? बहुत ध्यान से सुनिएगा। दूसरा दवाई उन्होंने कहा स्वीकार कर लो। बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, सत्य को स्वीकार करने के अलावा दूसरा ऑप्शन है, भर्ती हो जाओ। एक बार जोर से ताली बजाइए अपने लिए। धन्यवाद, 2 धन्यवाद।
एक धन्यवाद इसीलिए क्योंकि आपके ताली की गड़गड़ाहट से कुछ लोग जाग भी गए, ठीक है ना। दूसरा धन्यवाद इसीलिए, पता है ताली क्यों बजवाई? क्योंकि आज तक आपके वर्तमान जीवन में एवरेज एज, औसतन आयु इस सभा का ले लो, लगभग लगभग 45 साल के लगभग होगा। बुजुर्ग ज्यादा हैं, बच्चे कम हैं। एवरेज एज इस सभा का 45 ईयर्स प्लस। प्रश्न, पिछले 45 वर्षों में एक भी बार आपको गुरुत्वाकर्षण पर गुस्सा नहीं आया? आपने गुरुत्वाकर्षण को स्वीकार किया। आप चल के जा रहे थे, ध्यान नहीं दिया, गिर गए, मोच हो गई, आपने गुरुत्वाकर्षण को नहीं कहा तेरी वजह से मेरा मोच। पता है हमने क्या किया? मैं ध्यान से नहीं चल रही थी, वहां पत्थर रखा था, मेरी वजह से मेरे पैर में चोट लगी। हाथ से ग्लास नीचे गिर गया, टूट गया, तुम्हारी वजह से गिरा, तुम्हारा ध्यान नहीं था। वी नेवर कंप्लेंट अगेंस्ट ग्रेविटी। ताली इसीलिए बजाई क्योंकि इस सभा में एक ही व्यक्ति बेवकूफ बैठा है जिसने सत्य को स्वीकार नहीं किया। बाकी आप सब ने तो सत्य को स्वीकार किया, अर्थात स्वीकार करने की बुद्धि और शक्ति आप सब में है। प्रश्न पूछूं? मतलब है ना स्वीकार करने की ताकत? किया ना आज तक? प्रश्न, क्या अपने पास्ट को स्वीकार किया? अपने अनिश्चित भविष्य को स्वीकार किया? पत्नी को स्वीकार किया? पति को स्वीकार किया? सासू मां को स्वीकार किया? सासू मां बोलता हूं तो मेरी सांस ही ऊपर नीचे हो जाती है। बच्चों को स्वीकार किया? टकलू सिर को स्वीकार किया? अपने भाग्य को स्वीकार किया? अपने दुर्भाग्य को स्वीकार किया? अपनी कमी कमजोरी को स्वीकार? बुरा मत मानिए, सचमुच बुरा मत मानिए। एक साथ बोलिए, हमने आपको माफ किया। ऐसे नहीं, जोर से, 1 2 3। अब मैं गलती करने वाला हूं, पहले ही माफी मांग लिया ताकि आपको बुरा ना लगे। बोलो, गुरुत्वाकर्षण को तो स्वीकार किया, इन सब चीजों को स्वीकार नहीं किया। कहां एडमिट होने लायक है? मेरे मेंटल हॉस्पिटल में तो क्या अच्छा चला। बस मैं 2 बातें बताता हूं, फिर मेडिटेशन करेंगे। प्रश्न पूछूं? मृत्यु, डेथ, सत्य है, झूठ है? ब्रह्मा कुमारी इसका ज्ञान है। एंड 2 कंडीशन, ऑलवेज। एक इंसान बताइए संसार में जिसने शरीर नहीं छोड़ा हो? गौतम बुद्धा ने भी शरीर छोड़ा, जीसस क्राइस्ट ने भी शरीर छोड़ा, श्री कृष्ण ने भी शरीर छोड़ा। मेरी माँ जिससे मैं बहुत प्यार करता था, आज से करीब 20 वर्ष पहले कैंसर की बीमारी में उन्होंने शरीर छोड़ा, मुझे पसंद नहीं आया। मेरे बाबूजी, वो भी कल शरीर छोड़ेंगे। हम सब एक दिन शरीर छोड़ेंगे। सत्य है, मैंने नहीं बनाया है, जिसने भी बनाया उसको जाके पूछिए आप। प्रश्न वहां नहीं है, प्रश्न है मृत्यु को स्वीकार किया? अगर हाँ है तो फिर डरते क्यों हो, परेशान क्यों होते हो, घबराते क्यों हो, रोते क्यों हो, इरिटेट क्यों हो रहे हो? मुझे प्रॉब्लम मृत्यु से नहीं है, मुझे प्रॉब्लम डर, चिंता, भय, अशांति, दुख। इसका मतलब भर्ती होने लायक। रो, भर भर के रोइए, भर भर के डरिए, मुक्ति मिलेगी मृत्यु से। सदा अमरत्व का वरदान प्राप्त होगा कि शरीर कभी मरे ना, कभी नहीं हो सकता है। अब मेरा आपसे प्रश्न है, क्यों डर रहे हो? क्योंकि असत्य जीवन जी रहे हो, क्योंकि शरीर असत्य है। सत्य का अता नहीं, पता नहीं भाई साहब, आत्मा का था पता नहीं, बस पढ़ लिया आत्मा। धारण कहां हुआ? वो मेरे डर, चिंता, भय को दूर करने के लिए द कंसेप्ट ऑफ सोल आया नहीं अंदर। बस किसी की मृत्यु हुई, मृत्यु प्रवचन में गए, बैठे और कहा आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट। क्या है जी आत्मा?
उसको जीवन में प्रैक्टिकली दैट नॉलेज जो सत्य सदा और समान है। मेरा आपसे प्रश्न है, मनुष्य मृत्यु को लेकर इतना घबराता क्यों है? वो जाना पड़ेगा उस गहराई में जाकर के। यही आध्यात्मिक ज्ञान वो पप्पा हमको कहता है, बच्चे मैं तुमको सिखाता हूं जीवन के साइकिल को चलाना कैसे। हमको तो पता ही नहीं है जी, चला रहे हैं और दुखी होते जा रहे। नंबर 2 क्वेश्चन, जीवन अनिश्चितताओं का खेल है। लाइफ इज अनसर्टेन। सत्य है झूठ है, ब्रह्मा कुमारी इसका ज्ञान है। सत्य है। कल क्या होगा गारंटी है? कल गिरीश भाई जीवित रहेगा उसका गारंटी है? जोर से बोलिए। दीदी 5:30 बजे से आपको देख रहा हूं, एक मेरे लिए अच्छा नहीं किया आप लोगों ने। टकलू बोला तो हंसे। शुभ भावना शुभ। कुछ लोगों ने जाएगा तो कभी भी जा सकता है, कोई गारंटी नहीं है। हम आशावादी होते हैं कि कल का दिन आज से अच्छा होना चाहिए, अच्छा होगा। पॉजिटिव सोचिए, होपफुल बनिए, ऑर्गेनाइज करिए, प्लान करिए, प्रबंध करिए। गारंटी नहीं है। प्रश्न पूछूं? भविष्य, विशेष माताएं, बच्चों के भविष्य को लेकर चिंता क्यों कर रहे हो? पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या। अरे किसी को भी नहीं पता क्या होगा, परेशान क्यों हो रही हो? परेशान वाली मम्मी, अनिश्चित मम्मी, अच्छी मम्मी कहां है? आसान मम्मी कहां है? क्योंकि सत्य ही नहीं है जी। हमको मालूम है जीवन अनिश्चित है, मालूम है मृत्यु सबका होगा, लेकिन फिर भी पीता हूं। अचार डाल लो, मालूम है सिगरेट पीना। क्या फायदा? मालूम है कि मृत्यु एक दिन आएगा। क्या फायदा? मालूम है कि कल क्या होगा, गारंटी नहीं, बट इट इज नॉट हेल्पिंग यू। गुस्सा, चिंता, भय, अशांति से मुक्ति कहां मिल रही है जी? वो तो भर भर के है। माफी चाहता हूं, हमको लगता है हम बहुत अच्छा जीवन जी रहे हैं, बट सत्य के बहुत दूर दूर तक। अगले 2 दिन ऐसी बहुत सारी सत्य बातें, और उसको जीवन में धारण करने से ऑटोमेटिकली गुड एंड इजी हो जाएगा। बस एक सत्य चीज करते हैं, ठीक है? 1 मिनट है मेरे पास। दोनों हाथ की उंगलियां ऐसे करिए, सब लोग करिए। इनका फोटो खींचिए भाई जी। फोटोग्राफर भी ऐसे ही बैठे। माफी चाहता हूं। या माताएं भाई, हाँ कैमरा में देख के करो, अब इधर देख के करो। दोनों हाथ की उंगलियों को ओठों के किनारे रखिए, टच करो एंड ऑफ द लिप्स। वो जो बच्ची खड़ी है ना, उसका जरा क्लोजअप में लो, ठीक है? ऊपर की ओर धक्का लगाओ बेटा, छोटू करो ऊपर। दांत दिखना चाहिए, so cute। दांत दिख रहा है सबका? मुस्कुराइए, हाथ नीचे करिए, चेहरा मुस्कुराता हुआ रखिए, आजू बाजू वाले को देखिए, देखो एक दूसरे को। हाँ। और अगर आजू बाजू कोई नहीं मुस्कुरा रहा हो तो कृपया अपने दोनों हाथ की उंगली का योगदान दो। ये हालत आ गई जी, बाजू वाले की मुस्कुराहट भी हमारे हाथों में। हम दिल्ली में कार्यक्रम कर रहे थे, एक भाई साहब ऐसे ही बैठे थे। मैंने कहा सर हाथ नीचे करिए। बोला नहीं करूंगा। मैंने कहा आपको समस्या क्या है? बोला गिरीश जी हाथ नीचे करता हूं तो चेहरा भी नीचे आ रहा है। मैंने कहा फिर भगवान ही भला करे आपका, मुस्कुराने के लिए भी आपको चेक। भाई और बहनों, एक छोटा सा निवेदन है, ठीक है? कल 5 बजे तक, ठीक है? कल शाम के 5 बजे तक कॉन्शियसली, डेलिबरेटली, पर्पसफुली, माइंडफुली, बोध अवस्था में, कल शाम के 5 बजे तक हाथ से नहीं करना, खुश करना। हो सकता है? मुस्कुरा सकते हो? हम भाइयों का मैं एक उदाहरण दे देता हूँ, माताओं का कल बताऊंगा। वो चलो माताओं का, अभी जाओगे घर, बच्चा मस्त टीवी देख रहा है, अभी उदाहरण दिया था, तो आपको क्या करना है? उसको जाके कहना बेटा टीवी बंद करके पढ़ाई कर ले, तू तो मेरा राजा बच्चा है।
तो पता है आपका बच्चा आपको कैसे देखेगा? मम्मी को लगता कोविड हो गया है। अरे मुस्कुरा रही है, मैं टीवी देख रहा हूँ, पढ़ाई नहीं कर रही, शी स्माइलिंग। फिर से उसको कहना कोविड हो या ना हो, टीवी बंद करके पढ़ ले। बोलेगा मम्मी आपके लिए आईसीयू बेड विथ ऑक्सीजन सिलेंडर एडवांस में बुक कर देता हूँ, सिम्टम इतना खतरनाक नजर आ रहा है। अरे एक बार प्यार से कहना, 2 बार प्यार से कहना, 3 बार प्यार से कहना, और घंटे तक प्यार से कहना। तो फिर पता है मम्मी क्या करेगी? शांति की टिकली ड्रेसिंग टेबल पे चिपकाएगी, स्नेह की माला वो भी ड्रेसिंग, सहन शक्ति, गुड, सब बाहर। अब हमारी माता जी दुर्गा, काली, असुर संहारिणी, अष्टभुजाधारी, नवरात्रि। अब बच्चे के पास आकर आंखें बड़ी करके पढ़ जाकर कितना देर से, समझ में नहीं आता है। बच्चा डांट सुनकर मम्मी के बारे में सोचता है, ओम शांति में जाती है। इससे ज्यादा शांत तो मैं रहता हूं बिना ओम शांति किए। क्या ओम शांति? ऐसे नहीं करना। कल शाम के 5 बजे तक बेटा टीवी बंद करके पढ़ ले, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा। और फिर 4 घंटे के बाद ये नहीं कहना बेटा टीवी बंद करके पढ़ ले, बताती हूँ कल आने के बाद। प्रश्न पूछूं? सदा खुश रहना। थोड़ा देर खुश रह के भड़कना आसान, कौन सा जिंदगी जी? कहाँ है वो राइट? बटन दबाया एसी, बटन दबाया शांति, अगले 24 घंटे के लिए कुछ भी परिस्थिति हो। बस भाइयों का एक क्लास बता देता हूँ, फिर हम मेडिटेशन करेंगे, ठीक है? अभी आप लोग खाना खाएंगे रात को जाके घर में। आपकी पत्नी ने दाल रोटी चावल सब्जी बनाया, मैं पति, आप पति, पति देव खाना खा रहे, देव है भाई पति देव, ठीक है ना? खाना खा रहे, रोटी का टुकड़ा मिलाया, आलू गोभी की सब्जी में मिलाया, और जैसे ही मुख में डाला, इतना नमक। तो पति देवों आपको क्या करना है? पत्नी को बुलाना, अजी सुनती हो जरा किधर आओ। पत्नी किचन से बोलेगी क्या लेकर आओ? कुछ नहीं चाहिए। सब्जी लाऊं क्या? वो तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। और पत्नी बाजू में खड़े होकर बोले हाँ बोलिए। आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ वर्थ, सेल्फ एम्पावरमेंट। किडनी विश्वास, लिवर विश्वास, दिमाग विश्वास, घुटना विश्वास, धन विश्वास, बैंक बैलेंस विश्वास, ऐसा कोई शब्द ही नहीं, एक ही विश्वास है। आत्मविश्वास से पत्नी को देखना। मैं अंग्रेजी में बोल देता हूँ, आप हरियाणवी भाषा में बोल देना। आलू गोभी का नमक वाला कटोरा सब्जी का हाथ में लेना, पत्नी को आंखों ही आंखों में देखना और उसको कहना आई लव यू, तू ही खा ले पूरा सब्जी, मैं अचार के साथ खा लूंगा, मैं दही के साथ खा लूंगा, मैं उपवास कर लूंगा, लेकिन क्रोध नहीं करूंगा, गुस्सा नहीं करूंगा। अगर महात्मा गांधी 239 माइल्स दांडी यात्रा करके, नमक आंदोलन करके स्वराज्य भारत आज 2024 में नमक के कारण ये पति इरिटेट हो रहा है, क्या दुनिया आ गई जी। नमक इज डिस्टर्बिंग। हाँ, अनुभव से कह रही है, ठीक है ना? हाँ, हाँ। इतने सीधे हैं या नहीं है? गुड बनिए, आसान बनिए, उसके लिए सत्यता को धारण करें। पति पत्नी इंपॉर्टेंट नहीं है, आत्मा इंपॉर्टेंट। पति आज है कल नहीं है, सदा सदा तो आत्मा रहती है। 2 मिनट मेडिटेशन करते हैं, कल शाम के 5 बजे तक
खुश रहना, हाथ से नहीं मुस्कुराना है, खुश रहना, कुछ भी हो जाए करके तो देखिए एक बार, फिर आपको मजा आना शुरू हो जाएगा। इतना आसान नहीं है, हम कल और परसों चर्चा करेंगे। सीधे होकर के बैठिए, शरीर के पीठ को स्ट्रेट, शरीर साधना की स्थिति में, अपने ध्यान को बाह्य जगत के हर बात से हटाकर वर्तमान में लेकर आए। मन को कहें, हे मन, मेरा तुम्हारे साथ एक अपॉइंटमेंट है। भविष्य, भूतकाल, घर, परिवार, जिम्मेवारी, कारोबार, सबसे हटाकर मेरे साथ रहो। मन मेरा परम मित्र है। मन कहता है जी हुजूर। मन पास्ट, फ्यूचर, जिम्मेवारी के बंधन से मुक्त, चिंता से मुक्त, किसी भी प्रकार का तनाव, दबाव, लगाव, प्रभाव, सबसे मुक्त, फ्री, हल्का, बहुत शांत। और इस शांति की स्थिति में मन में एक विचार आता है कि जीवन बहुत आसान है अगर हम सत्य के आधार पर जीवन जिए। आसानी से हम अपना और अपनों के जीवन को अच्छा, गुड, महान, श्रेष्ठ बना सकते हैं। श्रेष्ठता और महानता का आधार श्रेष्ठ कर्म है। अच्छे कर्म, अच्छे बोल, अच्छे विचार, और ये तीनों करना मेरे लिए आसान है क्योंकि मैं आध्यात्मिक हूँ। मेरा मन बहुत लाइट, रिलैक्स फील कर रहा है। कैसी भी समस्या आए, जीवन है, ये दुनिया है, लोग हैं, अनेक प्रकार की परिस्थितियां हैं, वो आएंगी, लेकिन मैं स्वतंत्र हूँ, इंडिपेंडेंट हूँ। सदा मुस्कुराने के लिए, खुश रहने के लिए, दिवाली आने के पहले कल शाम के 5 बजे तक जिनसे भी हम मिले, मुस्कुरा के जो भी कार्य करें, घर का काम, बच्चों को पालना देना, ऑफिस का कारोबार, पढ़ाई करना, एनीथिंग हम खुशी से करेंगे, प्यार से, आनंद से, हिम्मत से। कुछ भी हो जाए, I will always remain peaceful and happy. भगवान को देखिए, जैसे भगवान आपको कह रहा है, मेरे अति मीठे प्यारे बच्चों, वाह जिंदगी वाह, यही फॉर्मूला है। कुछ भी हो जाए, सदा खुश, सदा शांत, सदा शक्तिशाली। मुझे तो बहुत नाज है। थैंक यू गॉड, आपका दिल से शुक्रिया। माता पिता, पति पत्नी, बच्चे, घर के हर सदस्य को दिल से धन्यवाद, दिल से शुक्रिया।
अच्छे नहीं है तो भी धन्यवाद। ऑफिस के लोग, समाज के लोग, प्रकृति के पांचों तत्व, जिन्होंने भी आपके जीवन को ऐसे बनाने में योगदान दिया, उनको भी धन्यवाद। ब्रह्मा कुमारी से धन्यवाद। परमात्मा का दिल से शुक्रिया। आज हम कितना हंसे मुस्कुराए, ऐसे ही सदा रहना है। कल शाम को 5 बजे पुनः हम यहाँ मिलेंगे, उमंग उत्साह के साथ। धीरे से आंखें खोलें, बहुत प्यार से कहें ओम शांति। अपने दोनों हाथ अच्छी तरह रख लें, माथे के ऊपर